गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप शास्त्री। स्टूडेंट्स, कल हमने सामाजिक विज्ञान का 4th लेसन जलवायु का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल फर्स्ट पार्ट में हमने जेट स्ट्रीम, भूगोलिक स्थिति आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारतीय मानसून, भारतीय ऋतु आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कल एक शब्द आया था जेट धाराएं, जिसमें जेट धाराएं क्या होती है उसका कल आपने अध्ययन किया था। ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा व सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं का पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय व उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं होती है। तो विद्यार्थियों, ये जेट धारा है, ये अधिकतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। आज हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे। मानसून विशेष है, वो उसकी स्थिति कैसी है और उनका प्रभाव हमारे क्षेत्र पर कैसे पड़ता है। कि भारतीय जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले अनेक नाविक थे। उन्हें सबसे पहले भारतीय परिघटना पर ध्यान दिया, यानी भारत की मानसून विशेष है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है और मानसून है उसकी स्थिति किस प्रकार से बनती है। तो उसको सबसे पहले उस पर ध्यान दिया गया था, ताकि उन पवनों के साथ या उनकी हवाओं के साथ में उनकी बोट है यानी जहाज़ है या किसी प्रकार की नाव है, उसकी दिशा है वो आराम से बदली जा सके। पवन यंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, यानी पवन की दिशा जैसे जैसे उलट जाती है यानी दिशा परिवर्तित हो जाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होता था। उनके जहाज़ पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करते थे। जैसी हवाएं चलती थी उसके आधार पर उनके जहाज़ थे जो जिस स्थिति में जाना चाहते थे उस दिशा में जाते हुए उसे किसी प्रकार परेशानी नहीं होती थी। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे उन लोगों को पवन यंत्र के साथ मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया, यानी हवाओं का पलट जाना उत्क्रमण कहलाता है। तो मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। यानी मानसून प्रक्रिया क्या है, उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, इसके आधार पर हम इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। स्थल व जल के गर्म व ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो, मानसून कैसे बनता है, किस तरह तैयार होता है। स्थल यानी भूमि, जल मल सागर। जब जल विशेष है उस क्षेत्र में वायुदाब कम होता है तो जहाँ वायुदाब कम होगा, ठीक है, उस दिशा में जहाँ वायुदाब अधिक होगा उस दिशा से हवाएं बहेगी। और जब स्थल क्षेत्र पर वायुदाब कम होता है तो समुद्र से स्थल की ओर हवाएं बहेगी। ठीक है, तो वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यानी स्थल व जल के गर्म व ठंडे होने की विभेदी जो क्रियाएं के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। ग्रीष्म ऋतु आती है ना, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उसका क्षेत्र गंगा जो तट मैदान है उसकी तरफ खिसक जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसमें मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका, हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। कहाँ से?
महासागर, हिंद महासागर है, मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। और जब उच्च दाब वाला क्षेत्र होगा तो निम्न दाब की तरफ हवाएं बहेगी, और जब वहाँ हवाएं बहेगी तो वो अपना मानसून परिवर्तित कर लेता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति व तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। यानी उच्च दाब होगा तो भारतीय मानसून उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। यानी भारत के उत्तर, यानी हिमालय पर्वत के उत्तर साइड में जो तिब्बत का पठार है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जहाँ गर्म होता है वहाँ वायुदाब बहुत ही कम होता है। हाँ, क्या वायुदाब कम होगा, क्योंकि गर्म होकर वायु ऊपर की ओर उठने लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तट से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं व उच्च दाब का निर्माण होता है। ठीक है जी। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धारा काल तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव रहता है। इसका मतलब यहाँ क्या है, जेट धारा है उनका प्रभाव अधिक होने का कारण से मानसून है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब क्या है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त व निम्न दाब का क्षेत्र होता है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी वायु है, व्यापारिक वायु है या पवनें वो आपस में मिलती है, तो ये अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है। लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर व दक्षिण की ओर खिसकता है, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। अब किसमें कि उसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन, यानी उच्च दाब है या निम्न दाब है, वो भी मानसून को प्रभावित करता है। यदि निम्न दाब है तो क्या होगी, इसकी तरफ हवाएं आएगी। यदि उच्च दाब है तो यहाँ से मानसून उठ करके और स्थल की ओर जाएगी। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागरीय उष्ण कटिबंधीय पूर्व भाग में उच्च दाब होता है तब हिंद महासागर से उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। आप देखिए बताया गया कि महासागर यानी प्रशांत महासागर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्व भाग में निम्न दाब होता है। यानी एक तरफ दाब उच्च होगा और एक तरफ निम्न दाब होगा। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और दाब की अवस्था में यह नियत काल परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यानी हिंद महासागर से 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण और 131 डिग्री पूर्व, ताहिती यानी प्रशांत महासागर से 18 डिग्री दक्षिण और 149 डिग्री पश्चिम की दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्व अनुसार ली जा सकती है। किसके अनुसार से, कि जहाँ उच्च दाब होता है या निम्न दाब होता है उसके अनुसार उसकी गणना है, मानसून की गणना की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक होता है, कैसे होता है, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ होता है औसत से कम और विलंब से आने वाला मानसून। औसत से कम और विलंब से आने वाला मानसून, यानी दाब कम होगा तो वहाँ क्या है कि ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का मतलब होता है कि कम और विलंब से आने वाला, औसत से कम और विलंब से आने वाला मानसून होता है। एल नीनो क्या होता है कि पेरू जो ठंडी जलधारा है वहाँ क्या अस्थायी रूप से जो गर्म धारा का विकास होना एल नीनो कहलाता है। दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है, यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। कौन सी है, गर्म समुद्री जलधारा कहा जाती है, जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। पेरू की ठंडी जलधारा है और उस जलधारा में क्या है, 2 से 5 वर्ष के अंतराल में या 2 वर्ष या 5 वर्ष के अंतराल में
पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो यानी एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। यानी दाब के संबंध में जो परिवर्तन आता है, और उस का संबंध एल नीनो से होता है, तो उसी परिघटना को हम कहते हैं एंसो कहा जाता है। अब थोड़ी देर पहले आपको बताया एल नीनो क्या होता है कि ये ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर है, अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास होता है, उसे एल नीनो का नाम से जाना जाता है। ये एल नीनो स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्टस को व्यक्त करता है। ठीक है जी। मानसून का आगमन और वापसी। मानसून कब आता है और कब वापस जाता है, इस संबंधित जो प्रक्रिया है वो आज अब पढ़ रहे हैं। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, क्योंकि निश्चितता नहीं है इसकी, कब आए, हो सकता आगे पीछे हो जाता मानसून। लेकिन ये स्पंदन मान प्रकृति की होती है, यानी प्रकृति के अनुसार चलती है, यानी प्रकृति का वातावरण या जैसा होता है उसके अनुसार मानसून का आगमन और विपरीत निगमन वापिस होता है। उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं प्रभावित होती है। यानी समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये वायुमंडलीय है, इसकी स्थिति से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। मानसून का सही समय क्या होता है? जून का जो प्रारंभ से लेकर के और सितंबर के मध्य तक, यानी 15 सितंबर तक होता है। 15 सितंबर के बाद में ये मानसून लौट जाता है। 100 से 120 दिन के बीच होता है ये। इनका समय कितना होता है? 100 से 120 दिन के अंतर होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती है। यानी जब आगमन होता है तो सामान्य वर्षा होती है और धीरे धीरे क्या उसकी अचानक वृद्धि होती जाती है। लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसके मानसून प्रफोटन या फटना कहते हैं। यानी कई बार तो क्या है कि इतने भारी बरसात है, जिसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं, बादल का फटना भी कहते हैं। तथा इसे मानसून पूर्वी बौछारों से पृथक किया जा सकता है। यानी इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। जब बरसात मूसलाधार होती है तो मानसून क्या होता है, पूर्व मानसून से पहले क्या है, हल्की हल्की बौछारें होती है, उससे थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया अलग हो जाती है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह है उसमें मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में प्रवेश करता है। प्रथम सप्ताह होता है जून का, 1 जून से लेकर के और 7 जून के बीच में जो मानसून आता है वो अधिकतर क्या है, प्रायद्वीपीय दक्षिण छोर में प्रवेश करता है। प्रायद्वीपीय दक्षिण क्षेत्र कौन सा होता है? जो भारत का नीचे का हिस्सा होता है, भारत का नीचे का हिस्सा है, उसे दक्षिण छोर से कहा जाता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है। कौन कौन से 2 भाग? एक तो अरब सागर में और एक बंगाली खाड़ी में। एक तो अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में, 2 भागों में बंट जाता है। देखिए आपको बताऊं कि ये भारत का नीचे का हिस्सा है और ये प्रायद्वीपीय दक्षिणी भाग है, ये वाला दक्षिणी भाग है। मानसून हमेशा क्या है, पहले यहाँ से प्रवेश करता है, उसके बाद में ये क्या करता है, इस तरह से चलता है और इधर से बंगाली खाड़ी से, यानी ये यहाँ से ऐसा प्रवेश कर करके और 2 भागों में बंट जाता है। एक तो बंगाली खाड़ी में और एक इसमें दक्षिणी या अपने अरब सागर में शाखा में बंट जाता है। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाती है। अरब सागर की शाखा है, लगभग 10 दिन बाद में कहाँ पहुंच जाती है? मुंबई पहुंच जाती है। यह एक तीव्र प्रगति है, यानी बहुत तेज गति से पहुंचती है। बंगाल खाड़ी शाखा भी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। यानी ये जो हिस्सा है भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये हिस्सा, तो यहाँ से जो जो बरसात आती है तो ये धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ से उठता हुआ मानसून है वो किस में, असम तक पहुँच जाता है। उत्सव पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम की में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए भारत का ऊपर का हिस्सा है, वहाँ ऐसे करके और इस तरह से हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत से क्या करती है, ये धाराएं यानी ये शाखाएं टकरा जाती है और टकरा करके क्या है, वापस इस गंगा के मैदान है,
इसकी तरफ मुड़ जाते हैं, पश्चिम की ओर मुड़ने लग जाता है मानसून। पश्चिम की ओर मुड़ने के कारण से तो क्या होता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इस दिशा में ज़्यादा बरसातें करवाते हैं, क्योंकि ये उत्तरी राजस्थान है, वहाँ बरसातें अरब सागर से नहीं होती। बल्कि अरब सागर जो बंगाली खाड़ी से होकर के, ऐसे बंगाली खाड़ी से उठते हुआ मानसून है, वो बरसात ज़्यादा करता है, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के बीचों बीच, वो उसको प्रभावित करती है। मध्य जून तक ये अरब सागर शाखा सौराष्ट्र का कच्छ और देश के अन्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा व बंगाली खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है। अब क्या करती है, कुछ हिस्सा यहाँ से पाकिस्तान का जो पास में सटा हुआ है, यहाँ से होकर के इस तरह से मौसम है, वो मानसूनी हवाएं हैं, और इधर से बंगाली खाड़ी से उठता हुआ मानसून है इस साइड से, वो आपस में क्या है, उत्तरी भारत के अंदर मिल जाती है, उत्तरी भारत के अंदर मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः है मानसूनी वर्षा बंगाली खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है। जून का अंतिम सप्ताह 30 जून के लगभग लगभग 29 जून तक आ गया। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह होता है, उस समय मानसून है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश व देश के शेष भागों में पहुंच जाता है। यानी जब मध्य जुलाई आती है, 15 जुलाई के लगभग, भारत के अधिकतर जो क्षेत्र है वहाँ ये मानसून पहुँच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। मानसून जब वापस आता है तो उसकी एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। सितंबर, 15 सितंबर है ना, तो वहाँ से क्या लौटता हुआ मानसून माना जाता है, 15 सितंबर तक होता है। लेकिन जब वापस आता है तो ये क्या करता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वापस पहुँचता है ये। तो उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर से प्रारंभ हो जाती है, मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीपीय में उत्तरी भाग में पूरी तरह से पीछे हट जाता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून है प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है ना, वापिस आ जाता है। प्रायद्वीपीय के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। अब क्या होता है कि प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग से मानसून वापिस तीव्र गति से वापिस हो जाता है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों में मानसून की वापसी हो जाती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग बचे हैं, उससे मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, यानी देश की सबसे पहली वर्षा होती है वो कहाँ होती है, द्वीपों पर, यानी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले बारिश होती है। यह क्रमशः दक्षिण की से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक चलती है। कहा दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर के मई के प्रथम सप्ताह तक हो जाती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चलती रहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु से प्रभावित होता है, यानी उत्तरी भारत है वो शीत ऋतु से प्रभावित होने लग जाता है। यानी अपने ये भी कह सकते हैं कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी का मानसून वापस लौट जाता है, और भूमध्य सागर से उठने वाली जो उत्तरी जो दिशा है उससे आने वाली शीत लहर से उससे प्रभावित हो जाता है। उसके बाद में हमारी है ऋतुएं। तो ऋतुओं का अध्ययन है हम कल करेंगे। आज हम मानसून प्रक्रिया उसका अध्ययन किया था। कल ऋतु विशेष है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है और किस प्रकार से जो हमारी भारत विशेष है उस क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो आज हमने थोड़ा सा मानसून के बारे में पढ़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक यहाँ मानचित्र दे रखा है, उस मानचित्र को भी देख लीजिएगा। ये देखिए, आपको बताए विश्ववृत्त जो क्षेत्र ये है, और तिब्बत का पठार ये क्षेत्र है। जब गर्मी के समय में आता है तो ग्रीष्म ऋतु में ये तिब्बत का पठार क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, अरब सागर से इस तरह से, अरब सागर, हिंद महासागर, यहाँ से क्या है मानसून उठता है, और मानसून क्या करता है कि इस क्षेत्र विशेष को प्रभावित करता है, इस क्षेत्र विशेष को प्रभावित करता है। जो दूसरी ओर है कि उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो धारा है वो इस तरह की यहाँ ऐसे बहती है, ऐसे बहती है। और इस क्षेत्र में जो प्रशांत महासागर विशेष है उस क्षेत्र में देखिए ये
आपका क्षेत्र विशेष है, ये जेट स्ट्रीम है, यहाँ ऐसे बहती है इस तरह से, ये इस तरह से, और यहाँ से मानसून लौटता हुआ मानसून आता है इस तरह से, लौटता हुआ मानसून। इसका मतलब ये जो जेट स्ट्रीम आती है या प्रकृति से हवाएं होती है, शीत लहरें हवाएं, वो क्या करती है, उत्तरी भारत को प्रभावित करती है। और उस दौरान क्या है, लौटता हुआ मानसून वापस इस तरह से आता है, इधर से लौटता हुआ मानसून वापस इधर आ जाता है। और ये क्षेत्र होता है हमारा भारत का, ये क्षेत्र है भारत का, वो क्या करता है कि शीत लहर से ज़्यादा प्रभावित होता है, शीत लहरों से ज़्यादा प्रभावित होता है ये क्षेत्र वाला। ठीक है जी। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।